हेलो एवरीवन, आज डेट है 16 फरवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि तीस्ता रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर इशू को लेकर की है। रशिया ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया कि हमने जो बॉर्डर एरिया में जो भी मिलिट्री को डिप्लॉय कर रखा था उसको लेकर के अलग अलग कंट्रीज़ अपनी तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे थे। हमने पहले भी बोला था कि हमारे यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है और उसी को हम परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे ही मिलिट्री एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी, हम हमारे जो भी ट्रूप्स हैं उनको वापस यहाँ से पुल बैक कर लेंगे। और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने वर्क करते हुए बोला कि कुछ पार्शियल ट्रूप्स जो हैं उनको हमने पुल बैक कर लिया है, क्योंकि हमारी जो मिलिट्री एक्सरसाइज का कुछ पार्ट है जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा रशिया ने ये भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि रशिया कभी भी वॉर नहीं चाहता है। लेकिन हम ये भी बात बिल्कुल आंख बंद करके ये भी बात बिल्कुल ध्यान में रखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आंख बंद करके ये बात, अगर हम ये सोचते हैं कि हम वॉर नहीं चाहते तो ये भी मतलब नहीं है कि अदर कंट्री जा कर के हमारे फाउंडेशन के ऊपर अपनी जो सिक्योरिटी है, अपना जो बेनिफिट है उसको स्ट्रॉन्ग करें। ये चीज़ जो है वो भी रशिया कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सभी को पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो मेजर इशू है उसका मेन कारण ये है कि यूएस लेड जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। और यूक्रेन जो है, यूएस चाहता है कि यूक्रेन जो है वो भी एक तरीके से नाटो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने। यूक्रेन भी ज्वाइन करना चाहता है नाटो ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे, क्योंकि जैसे ही अगर यूक्रेन नाटो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो दोनों की बॉर्डर, रशिया की और यूक्रेन की जो बॉर्डर है वो बिल्कुल शेयर होती है। रशिया को ये लगता है कि यूएस फिर यूक्रेन का साथ में लेकर के रशिया को काउंटर करने का, रशिया को थ्रेट करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पर हम देखें तो रशिया और यूक्रेन की जो बॉर्डर है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अदर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने नाटो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रखा है। तो ये मेजर इशू है। नाटो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपेंशन है वो ही इसका एक फाउंडेशन रीजन के रूप में वर्क कर रहा है इस कन्फ्लिक्ट का। हम देखें कि 2014 में जो रशिया है उन्होंने क्रीमिया वाले रीजन को एनेक्स कर लिया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो डोनबास रीजन, जिसके ऊपर भी प्रो रशियन सेपरेटिस्ट जो हैं उनका एक तरीके से अधिकार है। तो कुछ ऐसे इशू हैं जिसकी वजह से यूक्रेन और रशिया के जो रिलेशन हैं वो रेगुलर टाइम से एक कन्फ्लिक्ट जोन में बने हुए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो रशिया ये चाहता है, पहले भी हमने हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कस किया है कि रशिया और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट को लेकर के बहुत सारे हिस्टोरियन ने इम्पोर्टेंट बात बोली। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात ये दोनों जो पार्ट थे वो पहले यूएसएसआर के पार्ट थे, लेकिन यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे स्मॉल कंट्रीज़ बन जाते हैं। और रशिया ये चाहता है कि भले ही ये स्मॉल कंट्री जो हैं वो इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रहें, लेकिन रशिया के साथ में जो उनकी टेंडेंसी है उसको छोड़ करके किसी अदर ग्रुप को ये ज्वाइन ना करें। 1990 में जर्मनी का जब यूनिफिकेशन दोबारा से हुआ उसके बाद में जो यूएस है उसको लगता है कि यूएसएसआर का भी कभी भी इंटीग्रेशन दोबारा से हो सकता है, तो क्यों ना उन सारे कंट्रीज़ को नाटो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाया जा सके, ताकि रशिया जो है वो दोबारा से एक बिग कंट्री के रूप में एक बिग एरिया को कंज्यूम करता हुआ, कवर करता हुआ दोबारा से एक स्ट्रोंगर, एक मोर देन यूएस स्ट्रोंगर कंट्री के रूप में दोबारा से खड़ा ना हो सके। और रशिया जो है वो इसी पॉलिसी को काउंटर करने के लिए यहाँ पर जो यूक्रेन है उसके साथ में काउंटर अटैक कर रहा है कि आप जो है वो नाटो को ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि पहले भी ये बोला जा चुका है कि जो रशिया है वो यूक्रेन के बिना बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसकी काउंटर होती हैं, उसकी क्लैश होती हैं। ये भी बोला गया है कि रशिया का अगर हम हेड की बात करें तो यूक्रेन उसका हेड है, वो जो मेन बॉडी है वो रशिया वाला पार्ट है। मतलब आप इससे समझ सकते हो कि यूक्रेन जो है वो रशिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 10 पर।
यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो रिलेटेड है, पहले तो हम पेज नंबर 8 पर कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, एक सेकेंड, एक मिनट। हाँ, हाँ, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अफगानिस्तान को इंडिया ने जो असिस्टेंस देने की बात की थी उसी को लेकर के बताया गया है कि इंडिया ने वीट असिस्टेंस, इससे पहले हमने मेडिकल असिस्टेंस और अदर असिस्टेंस जैसे कि मेडिसिन से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड और अदर असिस्टेंस भी अफगानिस्तान को देने की कोशिश की है। और अभी इंडिया वीट असिस्टेंस देने की वहाँ पर कोशिश कर रहा है ताकि वहाँ पर जो भी हंगर एक मेजर इशू बनकर के आया हुआ है उसको सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, हमारा जो संसद टीवी यूट्यूब चैनल जो है उसके ऊपर एक तरीके से साइबर अटैक देखने को मिला। कुछ टाइम के लिए संसद टीवी जो है उसका नाम भी चेंज कर दिया गया, लेकिन बाद में दोबारा से संसद टीवी को दोबारा से अच्छे तरीके से वेल एस्टेब्लिश इसको कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो यूक्रेन और रशिया के कन्फ्लिक्ट को अगर हम देखें तो इंडिया ने वहाँ पर जो स्टूडेंट्स मेजॉरिटी में अगर हम देखें तो यूक्रेन में जो स्टूडेंट्स हैं वो एमबीबीएस की स्टडी के लिए वहाँ गए हुए हैं। तो उनको लेकर के इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको मेजरली फोकस किया है स्टूडेंट्स के ऊपर कि आपको वहाँ से रिटर्न होना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले टाइम में रशिया और यूक्रेन के बीच में क्लैश देखने को मिले। इसी तरीके के स्टेटमेंट यूएस ने भी वहाँ की जो अपनी पॉपुलेशन है यूक्रेन में उनको इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आर्टिकल है, एक सेकेंड, देखो, हिजाब जो इंडिया में एक मेजर इशू है उसको लेकर के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला कि लोगों की जो फ्रीडम है उसको काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। तो वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली गर्ल्स हैं, उनके राइट्स को अवेल करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए और गवर्नमेंट इसके अकॉर्डिंग वर्क करे। तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जाता है, ये बोला जाता है कि हमारे जो भी इंटरनल पॉइंट्स हैं, इंटरनल सिचुएशन है इंडिया की, उनको संभालने के लिए इंडिया अपने आप में मजबूत है। इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बेसिस पर इन सारे पॉइंट्स को सॉल्व कर लेगा। तो कोई भी जो है वो बाहर से हमें एड एंड एडवाइस ना दे। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि एक तरीके से जो मुस्लिम कम्युनिटी है ग्लोबली लेवल पर उसको रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, और जेदा में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो 57 इसके मेंबर स्टेट्स हैं और पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम कम्युनिटी की आवाज़ को, उनकी वॉइस को स्ट्रॉन्ग करते हुए पूरे वर्ल्ड में पीस हार्मनी एस्टेब्लिश करना इसका मेजर टारगेट, मेजर ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर के लिए बनाया गया था। रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया जाता है और वो कमीशन जो है वो वहाँ की जो भी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जो भी सीट्स हैं, उनको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने का वर्क करता है, जिसमें जम्मू वाले रीजन में 6 मोर सीट्स एंड कश्मीर वाले रीजन में 1 सीट जो है इंक्रीज़ की जाती है। इसके अलावा SC एंड ST को भी 16 सीट्स जो है रिजर्वेशन के बेसिस पर अलॉट की गई हैं। अब इसको लेकर के यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ मेंबर्स, कुछ पार्लियामेंट 5 मेंबर्स की जो पार्लियामेंट्री एक कमेटी सी बनाई गई थी कि इसको रिव्यू करना है आपको, उसमें उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो MP हैं उन्होंने इसका विरोध किया है कि आपने जो भी यहाँ पर बेसिक इश्यूज हैं उनको सोल्व करते हुए ये जो भी अलॉटमेंट किया है, जो भी रिजर्वेशन देने की कोशिश की है, उन सभी को आपने फॉलो नहीं किया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, बंगाली म्यूज़िक इंडस्ट्री से संध्या यहाँ देखिए, संध्या मुखर्जी जो एक बंगाली म्यूज़िक डायरेक्टर थी, बंगाली सिंगर थी, उनकी डेथ हो गई है। अभी लास्ट मंथ भी ये न्यूज़ में रही थी क्योंकि पद्म अवार्ड्स दिए गए थे लास्ट मंथ। तो पद्म अवार्ड्स जब दिए गए तो फॉर्मर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर को पद्म अवार्ड दिया जाता है, लिस्ट में उनका नाम आता है, लेकिन बाद में वो मना कर देते हैं कि उनको वो अवार्ड नहीं चाहिए। तब जाकर के ये बोला जाता है कि क्या ऐसे अवार्ड के लिए मना किया जाता है, कि इस तरीके के कुछ इश्यूज सामने आए थे। तब संध्या
संध्या मुखर्जी जो हैं, उनकी फैमिली ने बोला था कि हमको भी, संध्या मुखर्जी को भी ये अवार्ड देने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमने मना कर दिया था। हालांकि उनका नाम लिस्ट में नहीं था, लेकिन उनके लिए ये ऐसा बोला जाता है कि पहले जो गवर्नमेंट है वो कॉल करके सभी को आगाह करती है, कि एक तरीके से बताया जाता है कि आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो अगर उस टाइम मना कर दिया जाता है तो बाद में उनका जो नेम है वो लिस्ट में नहीं रजिस्टर करवाया जाता है। ओके, तो पद्म अवार्ड्स भी लास्ट मंथ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे, और ये वजह कि एक तरीके से डिनाइल किया गया उन अवार्ड्स को लेकर के, तब ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, आइडिया पेज पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो म्यांमार में जो आर्मी रूल लगा हुआ है उसके बारे में है। इसमें बता रखा है कि लगभग 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। लास्ट ईयर 2021 में 1 फरवरी से वहाँ पर आर्मी रूल लगा था, और अभी वहाँ पर आर्मी रूल रेगुलर चल रहा है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि वहाँ पर आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो वहाँ पर रेगुलर आर्मी रूल लगा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट होने लग जाता है, और फिर वहाँ पर पार्शियली डेमोक्रेसी आती है 5 ईयर्स के लिए। पार्शियली डेमोक्रेसी में लोग देखते हैं कि जब आपको फ्रीडम मिलती है तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाती है, और इसी को फॉलो करते हुए दोबारा से जब इलेक्शन हुए तो उन्होंने मेजोरिटी देने की कोशिश की आंग सान सूकी की पार्टी को। लेकिन मिलिट्री को ये लगा कि इस तरीके से हमारी जो पावर्स हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगी, तो मिलिट्री ने यहाँ पर कंप्लीट पावर्स को अपने अंडर करने की कोशिश की। यहाँ पर अगर हम देखें, लेकिन मिलिट्री ने भले ही अपने अंडर कर ली, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो रेगुलर बने हुए हैं। जो मिलिट्री की पावर है वो भी टाइम के साथ में कम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर प्रोटेस्ट हैं। बहुत सारे एरियाज़ में बहुत सारे स्ट्रगल देखने को मिल रहे हैं। लोगों ने जॉब पर जाने से मना कर दिया है, मतलब एक तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के इश्यूज हैं जिसके बेसिस पर लगता है कि जल्दी ये जो यहाँ पर आर्मी रूल है वो ख़त्म हो जाएगा और डेमोक्रेसी यहाँ पर दोबारा से अवेल होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात इंडिया की अगर हम करें तो इंडिया ने अपनी जो इस बार लिबरल पॉलिसी को अपनाया, और जहाँ पर अपने आस पड़ोस में किसी भी तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके साथ में बातचीत का दौर अपना के रखा। पहले क्या होता था कि इंडिया जो है वो ज़्यादातर जो डेमोक्रेसी कंट्रीज़ है उन्हीं के साथ में अपने रिलेशन, अगर कहीं पर आर्मी रूल है तो वहाँ पर जो बातचीत है या फिर उसके साथ में डिस्कशन जो है उससे बचता था। और यही कारण था कि इंडिया और म्यांमार की जो रिलेशंस थे वो पहले ज़्यादा सही नहीं थे, और इसका फ़ायदा उठाया चाइना ने, क्योंकि चाइना जो है वो हर कंट्री के साथ में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस कंट्री में कैसा रूल है, उसको अपने रिलेशन मेंटेन करने हैं। और इस बार इंडिया ने भी ऐसा ही किया। हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर गए, हर्ष श्रृंगला, उन्होंने मीटिंग की, डिस्कशन किया बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर। हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं म्यांमार के कोलेब्रेशन के साथ में, उनको कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे उसमें मोर डेवलपमेंट हम ला सकते हैं, उसके लिए भी हमने काम किया। लेकिन इंडिया ने अपनी तरफ से ये भी बोला कि हम चाहते हैं कि वहाँ पर जल्दी से जल्दी डेमोक्रेसी आए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में, डिस्कशन एग्रीमेंट के साथ में, प्रोसीजर के तहत डेमोक्रेसी लाई जाए, ताकि लोगों की जो राइट्स हैं उनको सेव किया जा सके। और बहुत सारे इश्यूज, सबसे मेजर इश्यूज अगर हम देखें तो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वहाँ पर इंसर्जेंसी एक मेजर इशू हो सकता है, उसको सॉल्व करने के लिए भी हमें म्यांमार के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ ऐसे ग्रुप्स देखे जा रहे हैं कि बॉर्डर एरियाज़ में दोबारा से इस तरीके की एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो रही हैं, तो उनको भी हमें काउंटर करना है। तो म्यांमार के साथ में हमारा जो कोऑपरेशन है वो बेहतरीन स्थिति में होना चाहिए। ओके, यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल जो है वहाँ देखिए, देखो इंडिया ने, अभी हमने डिस्कस किया कि अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, सेम इसी तरीके का इंडिया जो है वो श्रीलंका में भी, वहाँ पर जो क्राइसिस बढ़ रहा है, फ्यूल के जो एक क्राइसिस इंक्रीज़ हुआ है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया जो है वहाँ पर भी सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो रविदासिया आइडेंटिटी को लेकर के है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक को लेकर के। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पर ही इसको शो किया गया था, जब इलेक्शन कमीशन से अर्ज किया गया था कि आप हमारी इलेक्शन की डेट 14 फेब से इंक्रीज़ करके आगे कहीं एक्सटेंड कर दो, तो 20 फेब जब की गई थी तब भी कारण यही था कि रविदास जी की जो जयंती सेलिब्रेट की जाती है उसी कारण से इस साल जो है आज 16 फेब को रविदास जी की जयंती है, लेकिन 3 डेज़ तक 14 to 16 तक वहाँ पर एक फेयर ऑर्गेनाइज होता है वाराणसी में। इसलिए वहाँ की ज़्यादातर जो लोग हैं जो रविदासिया कम्युनिटी को फॉलो करते हैं वो जो हैं यहाँ पर जाते हैं, और इसकी वजह से जो इलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते, इसलिए यहाँ पर डेट को एक्सटेंड करवाया गया।
यहाँ पर आर्टिकल की शुरुआत की गई है कि ट्रेन नंबर 12-238 जम्मू तवी वाराणसी बेगमपुरा एक्सप्रेस जो है, इसका जो नाम जो है, ये इस एक्सप्रेस का बेगमपुरा जो नाम है, बेगमपुरा, बेगम बेगम मतलब बिना दुख के। तो यहाँ पर गुरु रविदास जी की जो आइडिया था एक इक्वल वर्ड का, बेगमपुरा मतलब एक ऐसी सिटी जहाँ पर कोई भी सोरो, कोई भी सफरिंग ना हो, मतलब कोई दुख ना हो, बेगम ऐसी सिटी हो, उसी से इस एक्सप्रेस का, इस ट्रेन का नाम पड़ा है। आप सभी को पता है रविदास जी जयंती, रविदास जी जो है वो 15-16 सेंचुरी के एक मिस्टिक पोइट थे, जिन्होंने इक्वलिटी का संदेश जो है, इक्वलिटी की टीचिंग्स जो है इस सोसाइटी में फैलाई। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो डेरा हैं, डेरा मतलब ऐसे एक तरीके से किसी कम्युनिटी को फॉलो करने वाले डेरा जो होते हैं वो पंजाब में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इन डेरा के फॉलोअर्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी इलेक्शन होते हैं तो ये जो डेरा हैं वो कौन सी पार्टी के सपोर्ट में है या किसके साथ में वो जा रहे हैं, इससे इलेक्शन की जो एक चाल जो है, इलेक्शन की जो गति जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसाइड होती है। तो यहाँ पर हर पार्टी ने कोशिश की कि ये जो डेरा है, इन डेरा की बात मानी जाए, क्योंकि वो जो रविदासिया कम्युनिटी को फॉलो करते हैं उन्होंने ये बोला था कि हम जो हैं वहाँ पर विजिट होगी, हमारे फॉलोअर्स वहाँ पर जाएंगी, तो इलेक्शन डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो रविदासिया जो कम्युनिटी है, ऐसा बोलते हैं कि पहले सिख कम्युनिटी को ये लोग मानते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने जो भी एक तरीके से जो अपनी प्रोसीजर है, वर्शिप की जो प्रोसीजर है, उसमें रविदास जी की जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंट जो भी उनके हिम्स हैं उनको इंसर्ट किया और उन्हीं की वो लोग पूजा करने लगे। तो ये रविदासिया कम्युनिटी न्यूज़ में है, ये आपको बेसिक फैक्ट जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब कैसे जाते हैं, कैसे वहाँ पर मेला होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी है, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल है पब्लिक ऑर्डर। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो हैं वो हमारी फ्रीडम को कर्व करने के लिए कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिससे हमारी फ्रीडम को कर्व किया जा सकता है। कर्नाटका हाई कोर्ट में अभी हिजाब बैन को लेकर के डिस्कशन हो रहा है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया कि आप हिजाब कैरी करके जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं आ सकते हो, क्योंकि एजुकेशन जो एक्ट है 1983 उसी के बेसिस पर उन्होंने ये ऑर्डर पास किया। अब इसमें जो पिटिशनर्स हैं जिन्होंने ये जो स्टेटमेंट आया, ये जो ऑर्डर आया, इसके खिलाफ में पिटिशन डाली, उन्होंने ये बोला कि देखो पब्लिक ऑर्डर होता क्या है। आपने पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पर हम पर बैन लगाने की कोशिश की है। पब्लिक ऑर्डर होता क्या है, पब्लिक ऑर्डर ये है कि हमारी जो रिलीजन की जो फ्रीडम है, आर्टिकल 25 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म को प्रचार कर सकते हो, किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हमें छूट दी हुई हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ। इन तीन के बेसिस पर अगर ये लगता है कि आपका जो रिलीजन जिसको आप फॉलो कर रहे हो, इन तीन के बेसिस पर कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। तो पब्लिक ऑर्डर उन तीन ग्राउंड्स में से एक है जिसके बेसिस पर जो स्टेट है वो आपकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। पब्लिक ऑर्डर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड्स टू रिस्ट्रिक्ट फ्री स्पीच एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। हमारे अदर फंडामेंटल राइट्स को भी एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट करने में ये जो पब्लिक ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ज़्यादातर अगर हम देखें तो पब्लिक पीस और सेफ्टी को इक्वली बनाए रखने के लिए पब्लिक ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट है। हमारे शेड्यूल 7 में जो हमारी लिस्ट 2 जो है, लिस्ट 2 मतलब स्टेट लिस्ट जो है, उसमें ये बता रखा है लिस्ट 2 में पब्लिक ऑर्डर जो है वो स्टेट्स के पास में पावर आती है, और स्टेट जो है वो पब्लिक ऑर्डर के ऊपर अपने जो रूल्स हैं, लॉज जो हैं वो बना सकते हैं। अब यहाँ पर बात आई हिजाब बैन की। हिजाब बैन को लेकर के उन्होंने ये बोला कि आपको हिजाब नहीं पहनना है, क्योंकि हमारी जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है उसको भी, उसके लिए भी अच्छा नहीं है। दूसरा उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे रीजन्स हैं, पब्लिक ऑर्डर उन्होंने नाम लिया। पिटिशनर्स ने बोला कि भाई पब्लिक ऑर्डर को कैसे हम डाइल्यूट कर रहे हैं, ये आप हमें बताओ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1965 में राम मनोहर लोहिया वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में एक इम्पोर्टेंट बात बोली थी पब्लिक ऑर्डर के लिए, कि पब्लिक ऑर्डर जो है
कि एक लार्ज नंबर पर, एक कम्युनिटी को, एक पब्लिक को एक लार्ज नंबर पर जब कोई पर्टिकुलर एक्शन इफेक्ट करता है तो उसको पब्लिक ऑर्डर में इश्यू माना जाता है। कि मान लो आपने कुछ ऐसे दंगे हो गए जिससे बहुत बड़ी संख्या को इफेक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इससे इफेक्ट हो रही है, दो रिलीजन के बीच में झगड़े हो गए, तो ये एक बड़ी संख्या को इफेक्ट कर रहा है, तो उसको आप पब्लिक ऑर्डर मान सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हिजाब पहन के आ रहे हो उसको आप बोल रहे हो कि पब्लिक ऑर्डर। तो कर्नाटका जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि भाई हमने पब्लिक ऑर्डर बोला ही नहीं, हमने तो क्या बोला है, हमने तो वर्ड यूज किया है सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक सुव्यवस्था। कन्नड़ जो हमने ऑर्डर पास किया उसमें हमने सार्वजनिक सुव्यवस्था वर्ड यूज़ किया है, हमने पब्लिक ऑर्डर यूज़ ही नहीं किया। आप गलत तरीके से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हो इस चीज़ को। लेकिन पिटिशनर ने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो कन्नड़ वर्जन है उसमें पब्लिक ऑर्डर के लिए सार्वजनिक सुव्यवस्था वर्ड यूज़ किया जाता है, तो मतलब आपने तो पब्लिक ऑर्डर ही यूज़ कर दिया। तो अब हमें आंसर दो कि पब्लिक ऑर्डर को कैसे डाइल्यूट कर रहे हैं हम हिजाब पहन करके। आप कैसे किसी की पर्सनल फ्रीडम को आप इंटरप्रिटेट कर रहे हो और सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर इन सभी पॉइंट्स के ऊपर रख रहे हो कि ये सब डाइल्यूट हो जाएगा और सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। वो तो उनकी पर्सनल फ्रीडम है ना, वो हिजाब कैरी करते हैं कि नहीं कैरी करते हैं वो उनका पर्सनल राइट है। और एक तरीके से जो पिटिशनर है उनका तो ये भी बोलना है कि इस्लाम की इंटीग्रल पार्ट है हिजाब कैरी करना, आप उसको हटा नहीं सकते हो। आर्टिकल 25 के बेसिस पर अपने फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं और फंडामेंटल राइट्स को आप स्नैच नहीं कर सकते। ओके, तो ये पब्लिक ऑर्डर न्यूज़ में है। आपको तो ध्यान में रखना है कि 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन की जो 7th शेड्यूल है उसकी सेकंड लिस्ट मींस स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेट के पास में पावर होती है पब्लिक ऑर्डर की बनाने की। ओके ओके, तो ये हमने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस कर लिया है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।